कि मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज से करीबन 26 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान आर्मी में एक धोबी भर्ती हुआ जो लॉन्ड्री का काम करता था और मुख्तलिफ आर्मी के आला दर्जे के ऑफिसर से इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मगर हकीकत में वो इंसान भारतीय खुफिया एजेंसी रा का इंतहाई अहम एजेंट था। 26 साल तक वो बंदा इंतहाई खुफिया मालूमात किसी न किसी तरह आगे भारतीय आर्मी चीफ के एक जनरल को पहुंचाता रहा, मगर पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने आज तक ना इसको पकड़ा और ना कुछ कहा। वो भारतीय जासूस पाकिस्तान के जनरल से इतना घुल मिल गया कि कुछ बातें उसके कानों में इंतहाई खुफिया पड़ जाती और वो उन्हें आगे पहुंचा देता। भारत में अपनी फौज के आला ओहदों पर बैठे 3-4 लोगों के ग्रुप्स में इसके खास ताल्लुकात थे। 26 साल तक वो यही सब कुछ करता रहा। पाकिस्तान में इसने शादी की और इसके बच्चे भी यहीं पैदा हुए, लेकिन वो भारतीय जासूस जिस आर्मी ऑफिसर और जनरल को आगे इंफॉर्मेशन देता रहा, वो लोग बजाते खुद ISI के एजेंट थे जो भारतीय आर्मी में कर्नल, जनरल और मेजर के ओहदों पर फाइज थे। जब पहली दफा धोबी ने इंफॉर्मेशन दी तो भारत की फौज में ISI के एजेंट जो बड़े ओहदों पर फाइज थे, उन्होंने पाकिस्तान में आला ओहदों पर फाइज लोगों को खबर दे डाली, मगर साथ ही ये भी कहा कि जब तक ये बंदा ड्यूटी पर है इसको जाहिर ना होने दिया जाए कि इसका राज खुल चुका है, और इसी तरह रा के मंसूबे हमें पता चल सकते हैं। इस तरह वो जो इंफॉर्मेशन देता ISI के एजेंट उसको तब्दील करके आगे भारतीय आर्मी को दे देते और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते। इसी चीज को रोकने के लिए पाकिस्तानी मीडिया में गद्दारों और सियासतदानों पर पैसा बहाया जाता है ताकि ISI और आर्मी को बदनाम करके कौम की नजरों में गिराया जा सके, मगर इस मंसूबे में ना वो पहले कामयाब हुए और ना इंशाअल्लाह कभी आइंदा होंगे। प्यारे साथियों, सैयद अहमद इरशाद त्रिमजी जिनका ताल्लुक ISI से था, वो अपनी एक तहरीर में लिखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कई ममालिक के सिफारत खाने मौजूद हैं और दुनिया के मुतअद्दिद सिफारत खानों में अपने अमले के बच्चों को इब्तिदाई तालीम और तरबियत की गरज से अम्बेसी स्कूल भी खोल रखे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन स्कूलों में महज दर्स व तदरीस का काम ही नहीं होता, बल्कि इन स्कूलों के अमले के कई अरकान को तालीमी सरगर्मियों की आड़ में जासूसी के काम पर भी मामूर किया जाता है। सैयद अहमद इरशाद बताते हैं कि मैं और मेरी टीम एक दिन मामूल की चेकिंग पर थे कि हमें भारत अम्बेसी स्कूल की एक खातून टीचर वीना की सरगर्मियां मशकूक लगी और हमने उस पर नजर रखना शुरू कर दी। चंद दिन बाद ही हमें मालूम हो गया कि मिस वीना का दर्स व तदरीस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो उस्ताद के रूप में एक जासूस है। लिहाजा सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए हमने मंसूबा तैयार किया और एक हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपने बेटे भारतीय अम्बेसी के स्कूल में दाखिल करवाने पर रजामंद कर लिया। तमाम मंसूबा समझाकर हिंदू पाकिस्तानी खातून ने बेटे की तालीमी सरगर्मियों पर परेशानी और दूसरे तीसरे रोज स्कूल में आना जाना शुरू कर दिया और जल्द ही मिस वीना के करीब हो गई। और फिर एक वक्त आया कि दोनों करीबी सहेलियों की सूरत मार्केटों में, शॉपिंग पार्कों में चहलकदमी और सिनेमा में फिल्म देखने जाने लग गई। मिस वीना उस हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपना आलाकार बनाने का सोच रही थी, जबकि उसको नहीं पता था कि सयाद खुद जाल में फंस चुका है। हिंदू पाकिस्तानी खातून और हमारी नजरों ने जल्द ही मिस वीना की हकीकत हम पर आश्कार कर दी और उसकी कड़ी निगरानी का काम शुरू कर दिया गया। एक रोज भारतीय अम्बेसी की जानिब से इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में कमरा बुक करवाया गया। यूं तो एक ये मामूल की बात है, मगर सिफारत खाने के मेहमानों की शिनाख्त और इनके बारे में जानना हमारे फ्राइज में शामिल था। होटल से हमारे आदमी ने इतला दी कि मिस वीना भारतीय डिफेंस स्टैची की गाड़ी में सिफारत खाने के अमले के एक रुकन मिस्टर खन्ना के साथ, जो रा की टीम का मेंबर भी था, होटल पहुंची हैं और खन्ना वीना को होटल के कमरे में छोड़कर लॉबी में बैठा शायद किसी मेहमान का मुंतजिर था। हमने एयरपोर्ट से मालूम किया तो मालूम हुआ कि इस वक्त कोई जहाज नहीं आ रहा और ना ही भारतीय सिफारत खाने की कोई कार एयरपोर्ट गई है। इससे जाहिर हुआ कि मेहमान यहीं का है। हमारी टीम ने जरूरी साजो सामान के साथ अपनी पोजीशन संभाल ली। चंद लम्हों के बाद परवेज नामी एक पाकिस्तानी नौजवान, जिसके चेहरे से पसीना और खौफ टपक रहा था, होटल की लॉबी में दाखिल हुआ। मिस्टर खन्ना ने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और कहा कि आइए परवेज साहब, हम तो आपके देर से मुंतजिर हैं, और उसे कमरे में ले गया जहां मिस वीना मौजूद थी। हमारे साथी मुख्तलिफ रूप में होटल में मौजूद थे। कुछ देर बाद कमरे से रूम सर्विस को चाय और सैंडविचेस का आर्डर दिया गया। हमारा तरबियत याफ्ता वेटर फौरी तौर पर चाय की ट्राली लेकर रवाना हो गया, जिसमें एक छोटा सा ट्रांसमीटर नस्ब था। वापसी पर वेटर ने बताया कि वीना अपने मेहमान पर अपना सब कुछ निसावर करने के लिए बेचैन है, मगर उसका मेहमान सहमा हुआ और शर्मीला सा है, जबकि मिस्टर खन्ना दलालों का रिवायती किरदार अदा कर रहा है
और इस कोशिश में है कि मिस वीना अपने मेहमान के तमाम हवास पर कब्जा कर ले। बहरहाल हम ट्राली में लगे ट्रांसमीटर की मदद से उन लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे और उसे रिकॉर्ड भी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद मिस्टर खन्ना कमरे से बाहर आ गया और अपनी कार में बैठकर वापस एम्बेसी चला गया। परवेज तकरीबन आध घंटा कमरे में रहा और वीना को अपना एड्रेस लिखवाकर और वसल का एक वादा लेकर नीचे आ गया, मगर उसकी हरकतों सकनात से साफ जाहिर हो रहा था कि उसकी घबराहट झोंकी तू है। होटल से निकलते ही हमने उसका पीछा किया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने रेस्ट हाउस ले गए। तफ्तीश शुरू हुई तो वो अपनी शनाख्त कराने से हिचकिचा रहा था। नतीजतन हमने वीना के साथ उसकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग उसे सुनाई तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और माफी मांगने लगा। उसने बताया कि मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंजीनियर हूँ और खन्ना से मेरी मुलाकात लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए एक बस में हुई थी। हम बहुत जल्द दोस्त बन गए और खन्ना ने मुझे एक खूबसूरत हिंदू लड़की से मिलवाने की पेशकश की जिसे मैं ठुकरा न सका। हमारे लिए इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी कि भारतीय खुफिया इदारों ने चाणक्य की तालीमात के मुताबिक औरतों से जासूसी का काम लेने को भी अपने कल्चर का हिस्सा बना रखा था। मिस वीना अभी होटल के कमरे में मौजूद थी। अब हमारे पास होटल का महाज ही था और वक्त भी बहुत कम था। वीना तक रसाई हासिल करना खतरे से खाली नहीं था। वो हमारे किसी भी एहलकार के कमरे में मौजूदगी की सूरत में अलार्म बजा सकती थी और हमारे लिए एक पेचीदा सिफारती तनाज़ा पैदा हो सकता था। दूसरी जानिब एक ऐसी सूरत हाल थी जिससे फायदा न उठाना हमारी खुफिया रिवायात के खिलाफ था। किसी भी रिस्क की सूरत में कामयाबी की तवक्को 50-50 थी। ताहम मिस वीना की शख्सियत और किरदार को सामने रखकर हमें इस बात का यकीन था कि अगर सूरत हाल में महारत और चाबक दस्ती से काम लिया जाए तो उस भारतीय जासूसा को शीशे में उतारना मुश्किल नहीं होगा। हमारे लिए $1 मिलियन चांस था जिसे आजमाया जा सकता था। हमने लम्हों में हतमी फैसला किया और कुछ ही देर में मंसूबे के मुताबिक केस ऑफिसर होटल के सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के रूप में कमरे में दाखिल हुआ। अपना तारुफ करवाया और होटल की सर्विस के बारे में मामूल की गुफ्तगू करने लगा। वीना को जरा बराबर शक न हुआ, इसके लिए सब कुछ मामूल की बात थी। वो इंतहाई मुतमिन और खुशगवार मूड में थी। हमारे अफसर ने बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय साड़ियों और फिल्मों के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। वीना ने उस गुफ्तगू में दिलचस्पी लेनी शुरू की और हमारे ऑफिसर को बैठने के लिए कहा। वेटर ट्राली लेकर चला गया और गुफ्तगू का मौजू जाती मालूमात तक आ गया। हमारा वार कारगर साबित हुआ। वीना जल्दी हमारे केस ऑफिसर को तुम कहने की हद तक आ गई। वो बातों में इस कदर मैब हो गई कि उसे सिफारत खाने फोन करना भी याद न रहा। उधर खन्ना और उसके अफसराने बाला यकीनी तौर पर इस बात पर जामे मुसरत भी रहे होंगे कि बिलाखिर उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑफिसर का लहजा तब्दील हो गया और उसकी गुफ्तगू मानी खेज होती गई। जब वीना को एहसास हुआ कि होटल के उस ऑफिसर को वीना के इसके कमरे में आमद और इसके मकासद से पूरी तरह आगाही है, तो वीना की सूरत एक ऐसे मजबूर, बेकस और भूखे बच्चे की सी हो गई जिसे बेकरी से डबल रोटी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी आंखें भर आईं और उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस होने लगी। वीना ने अपनी दास्ताने हयात सुनाना शुरू कर दी। उसने बताया कि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश इंतहाई गुर्बत के बावजूद बड़े नाज़ो नाम से की है। मैंने 2 ही साल पहले ग्रेजुएशन की है। मेरा ख्याल था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद टीचर बनूंगी, मगर कोशिश के बावजूद मुझे नौकरी न मिल सकी। फिर एक रोज मेरी एक दोस्त के खाविंद ने मुझे अपने एक दोस्त से ये कहकर मुतारिफ करवाया कि एक आला सरकारी अफसर है और तुम्हारे लिए मुलाजमत का बंदोबस्त कर सकता है। बाद में मुझे इल्म हुआ कि इनका ताल्लुक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से है। इन्होंने मेरा सिरसी से इंटरव्यू लिया और मुझे बताया कि तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम हो सकता है, मगर ये नौकरी भारत में नहीं पाकिस्तान में एम्बेसी स्कूल में होगी। मैं तैयार हो गई। मुझे राह के एक ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया गया जहां असला चलाने के अलावा इखलाक बाख्ता फिल्मों के जरिए मर्दों को काबू करने के तरीके सिखाए गए। हमारे इंस्ट्रक्टर हमारी इज्जतों से खेलते और ये सिलसिला हर रोज रात को शुरू कर दिया जाता, जिस पर मैंने एतराज भी किया, मगर कहा गया कि यह तरबियत का अहम हिस्सा है। उनका कहना था कि तुम्हारे लिए तरबियत इंतहाई जरूरी है और तुम्हें मुल्क और कौम के अजीम तर मुफाद के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। सैयद अहमद इरशाद बताते हैं कि वीना की कहानी सुनकर दुख हुआ। हमने बड़ी महारत से वीना की टूटी फूटी शख्सियत को बहाल किया और उसे वो तमाम इज्जत और गैरत मुहैया की जो वो खो चुकी थी। वीना ने जब हमारे हुस्न सलूक का अपने हिंदू आकाओं के किरदार से मवाजना किया तो उसके लिए ये न रहा कि उसे अपने नाम निहाद वतन परस्त दोस्तों की बजाय अपने दुश्मनों का साथ देना चाहिए।
اس لیے وہ ہمارے ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وینا ہمیں بھارتی سفارت خانے میں ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتی رہی۔ وینا کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات موصول ہوئے تو وہ بے حد افسردہ اور غمگین تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے، یہاں شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شوہر تلاش نہ کر سکے، اور پھر وہ دل پر پتھر رکھ کر پاکستان سے روانہ ہو گئی۔